Very good evening, ji. Sat Shri Akal. Today we are going to start with some new important judgments जो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के मंथ में डिसाइड की थी. काफ़ी इंपॉर्टेंट है जजमेंट्स. डेफिनेटली इनमें से प्री पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ उसको आप नोट कर लेना कॉपी में, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है उसको नोट करते रहना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस है प्री पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज हम उसी के रिगार्डिंग 50 ऑलमोस्ट 5 जजमेंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. जून मंथ की ये जजमेंट्स हैं, जुलाई 2020 के रिगार्डिंग. तो आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल जजमेंट्स हैं. दैट इज़ माधव प्रसाद अग्रवाल वर्सेस एक्सिस बैंक की ये जजमेंट है. अब इस केस में कोर्ट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि बेसिकली जो ऑर्डर 7 रूल 11D है उसमें कोर्ट ने कहा कि जो प्लेंट है जहाँ तो वो पूरी की पूरी रिजेक्ट करोगे, जहाँ पूरी की पूरी आप एक्सेप्ट करोगे. सो प्लेंट कैन आइदर बी रिजेक्टेड एज ए होल और नॉट एट ऑल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि कुछ पार्ट जो है वो प्लेंट जो है उसको एडमिट कर ली, प्लेंट को जहाँ तो पूरा का पूरा रिजेक्ट किया जाएगा या पूरा का पूरा एक्सेप्ट किया जाएगा. तो प्लेंट कैन आइदर बी रिजेक्टेड एज ए होल और नॉट एट ऑल. दिस इज द इंपॉर्टेंट जजमेंट. तो इस केस में प्लीज़ ध्यान रखना, माधव प्रसाद अग्रवाल वर्सेस एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग. देन वी अनदर सेकंड जजमेंट जो हमारी है, सुप्रीम कोर्ट ने रैकेट बैंकिसर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रेंडर्स लेबल प्रिंटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू अप्लाई ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन टू इम्प्लीड फॉरेन कंपनी इन आर्बिट्रेशन विद इट्स इंडियन एफिलिएटेड. तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो डॉक्ट्रिन है उसको आप इंप्लीड नहीं कर सकते फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग इन एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग फॉर डिस्प्यूट राइजिंग आउट एन एग्रीमेंट विद इट्स इंडियन एफिलिएटेड. तो इंडिया के रिगार्डिंग अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट हुआ है तो फॉरेन कंपनी जो है उसको इंप्लीड नहीं करती इस डॉक्ट्रिन को. उसमें कोर्ट ने बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया दैट यू कैन नॉट प्लीड दिस डॉक्ट्रिन. देन थर्ड वी हैव पहरेज जॉन अब्राहम वर्सेस अरुल ज्योति श्रीवास्तव भरमन्य. ये आपका केस है जी. सॉरी आप प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना. दिस एन इंपॉर्टेंट केस वन, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल किया कि देखो क्रिश्चियन जो लॉ में ऐसा कहीं भी प्रोहिबिशन नहीं है उनके रिगार्डिंग कि वो जो कपल है वो नेचुरल बॉर्न जो चाइल्ड के रिगार्डिंग वो अडॉप्शन नहीं कर सकते. तो नो प्रोहिबिशन अगेंस्ट अडॉप्शन इन क्रिश्चियन लॉ इवन इफ कपल हैव द नेचुरल बॉर्न चाइल्ड. लाइक इन हिंदू लॉ, अगर आपके हिंदू लॉ में अगर आपका नेचुरल बॉर्न चाइल्ड है तो आप इफ़ यू हैव अ सन देन यू कैन नॉट अडॉप्ट अ सन. इफ़ यू हैव अ डॉटर यू कैन नॉट अडॉप्ट अ डॉटर. But the same principle is not found in the Christian law. So the Christian law में कहीं भी उनको प्रोहिबिट नहीं किया जाता कि आप अडॉप्ट नहीं कर सकते. तो नेचुरल बॉर्न चाइल्ड होने के बावजूद भी जो क्रिश्चियन लॉ है, जो क्रिश्चियन पर्सन है, दे कैन अडॉप्ट एंड अनदर चिल्ड्रन. ये इंपॉर्टेंट है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखना, नोट करते रहना. देन योर फोर्थ दैट इज़ जो हमारे सामने है, दिस इज परमिंदर सिंह वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अनदर्स केस. यहाँ पर पे एंड रिकवर की बात की गई है. पे एंड रिकवर, अगर व्हीकल जो है वो इंश्योर किया हुआ है, इंश्योरेंस हो चुका है व्हीकल का, अगर ऑनलाइन अगर आप ऑन रोड जा रहे हो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ड्राइवर के पास, इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो लॉ कहता है कि भाई देखो यहाँ पर जो है पे एंड रिकवर जो है वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको डायरेक्शन दी जाती है, ऑर्डर टू डायरेक्ट द इंश्योरेंस कंपनी टू पे द विक्टिम. आपको विक्टिम को पे करना ही होगा. हाँ, उसके बाद आप उस ड्राइवर से रिकवर कर सकते हो एंड देन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ऑनर ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल. तो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारा, इसको ध्यान रखना. देन अनदर केस जो मिताक्षर लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया जुलाई मंथ में 2020 में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मिताक्षर लॉ के रिगार्डिंग है. राइट, सभी कंफ्यूज होते हैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स. तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ मेल विल रिमेन एज अ को पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर डिसेंडेंट्स अप टू 3 डिग्रीज बिलो हिम. तो कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वंस यू गेट द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन डिसीज्ड, तो जैसे ही आपके पास प्रॉपर्टी होती है तो वो नेक्स्ट 3 डिग्रीज में वो को पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाएगी. तो अर्श नूर सिंह वर्सेस हरपाल कौर एंड अदर का केस है. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो रूल है जो हमारा अंडर मिताक्षर लॉ दैट व्हेनेवर अ मेल एंसेस्टर इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी ऑफ हिज पेरेंटल एंसेस्टर अप टू 3 डिग्री अबव
him, then his male legal heirs जो है up to 3 degree below him would get an equal right as co-parcel in that property. It will apply in cases of succession which opened before Hindu Succession Act 1956. चाहे वो जो पर्सन की डेथ हो रही है, जो पर्सन उसको एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टी, राइट, वो 1956 से पहले अगर चाहे एक्वायर कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ डैट वो जो आपके नेक्स्ट 3 हायर्स हैं, जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं, जो वो प्रॉपर्टी में उनका जो है इक्वल राइट माना जाएगा, दे आर डीम्ड कि वो प्रॉपर्टी के ओनर है। तो वो को पर्सनल है, प्रॉपर्टी उनकी को पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाएगी नेक्स्ट 3 डिग्रीज में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन वी वन अदर केस दैट इज सोपन राव एंड अनदर वर्सेस सईद मोहम्मद एंड अदर्स का केस है। आउटर लिमिट फॉर सूट फॉर पोजेशन बेस्ड ऑन टाइटल इज नॉट लॉस्ट मेयरली बिकॉज रिलीफ ऑफ डेक्लेरेशन इज ऑल्सो सॉट। जिसकी आपने रिलीफ डेक्लेरेशन मांगी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका जो सूट फॉर पोजेशन की जो आउटर लिमिट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि बिकॉज रिलीफ ऑफ डेक्लेरेशन इज ऑल्सो सॉर्टेड, क्योंकि आपने इस केस में जो रिलीफ ऑफ डेक्लेरेशन मांगी थी इन सूट फॉर पोजेशन के अंदर रिलीफ ऑफ डेक्लेरेशन मांगी थी, तो आउटर लिमिट जो ऑटोमेटिकली 12 ईयर जो है बेसिकली वो होता है, वो खत्म नहीं होता। तो 12 ईयर का 12 ईयर रहेगा। तो 3 जजेस जो थे इसमें आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। दे ऑब्जर्व कि जो सूट है इज़ नॉट ओनली फॉर डेक्लेरेशन, ये सिर्फ डेक्लेरेशन का सूट नहीं है, बट द प्लेंटिफ ऑल्सो प्रेड फॉर पोजेशन ऑफ द सूट लैंड। उसको ये भी डिमांड करनी पड़ेगी कि डेक्लेरेशन के रिगार्डिंग कि मुझे ये पोजेशन भी चाहिए प्रॉपर्टी का। तो उसके रिगार्डिंग जो लिमिटेशन है वो 12 ईयर्स जो है वो माना जाता है। तो वो 12 ईयर्स जो ऑटोमेटिक खत्म नहीं होता। तो देन वी हैव अनदर केस दैट इज प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द स्टूडेंट्स जो हमारी क्रिमिनल लॉज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एडवोकेट जो ज़्यादा क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्टेड है, वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर लिखा है कि अक्यूज्ड ऑन बेल, अगर अक्यूज को बेल हो चुकी है, कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन एडिशन ऑफ न्यू ऑफेंसेस विदाउट ऑर्डर द कोर्ट विच ग्रांटेड बेल। जिस कोर्ट ने वंस द कोर्ट हैज़ ग्रांटेड द बेल टू द अक्यूज पर्सन एंड लेटर ऑन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस द पुलिस ऑफिसर जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो किसी ऐसे सेक्शन को ऐड कर देता है जिसके रिगार्डिंग उसको दोबारा अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर वो सेक्शन 323 सेक्शन या 325 सेक्शन है, सपोज 325 में कोर्ट ने बेल दे दी ग्रीवियस हर्ट के रिगार्डिंग, उसके बाद जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो 302 में कन्वर्ट हो जाता है केस हमारा। अब लॉ कहता है कि भाई कोर्ट ने अगर उनको बेल दे दी तो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज की नया सेक्शन जो है वो ऐड किया गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है प्रदीप राम का। देन वी हैव अनदर केस हेमलता वर्मा वर्सेस ICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्योंकि कंज्यूमर कमीशन के रिगार्डिंग ये हमारा केस है। तो लिबरल व्यू जो है बेसिकली वो अडॉप्ट कर रही थी जो हमारी कंज्यूमर कमीशंस हैं, तो कोर्ट ने इसमें बिल्कुल हेल्ड कर दिया इन मैटर ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के रिगार्डिंग जो कंज्यूमर कमीशंस हैं शुड टेक लिबरल व्यू। कोर्ट ने कहा कि जो कंज्यूमर कमीशंस हैं वो लिबरल व्यू लेंगे, जब भी लेंगे लिमिटेशन के रिगार्डिंग वो लिबरल व्यू लेंगे, वो हार्ड नहीं होंगे। तो बेंच जो था हमारा उन्होंने सेटिसाइड कर दिया था ऑर्डर जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने जो ऑर्डर सुनाया था, और क्योंकि उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के रिगार्डिंग, क्योंकि 207 डेज़ की डिले थी और जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन था उन्होंने वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं दी थी। उनका जो उनकी रिक्वेस्ट थी कॉन्डोनेशन की वो नेशनल कंज्यूमर फोरम ने वो रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर आप जो है यू हैव टू गिव द अब जब भी आप इस केस को हैंडल करोगे तो लिबरल व्यू को लेकर ही आप चलोगे, तो लिबरल व्यू आपको लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू वो जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। देन अनदर 9 अगर हम 9th केस कर रहे हैं तो वहाँ पर केस है निराव कुमार दिलीप भाई मकवाना वर्सेस गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप किसी कैटेगरी से आप रिलैक्सेशन मांग रहे हो, लाइक सपोज आप कह रहे हो कि मैं SC कैटेगरी में हूँ, राइट, अब मैं OBC कैटेगरी में हूँ, तो बाद में आप माइग्रेट नहीं कर सकते जनरल कैटेगरी में। कैंडिडेट वंस अवेल्ड एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैन नॉट लेटर माइग्रेट टू जनरल कैटेगरी, आप उसी कैटेगरी में रहोगे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन अनदर केस जो हमारा है
दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के रिगार्डिंग एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद परवेज अब्दुल कयून एक्सेट्रा का केस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो थी कन्विक्शन जो थी वो रिस्टोर कर ली थी और जो भी उसको उनको सेंटेंस दिया था, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मर जो गुजरात होम मिनिस्टर था दैट इज़ हरेन पांड्या, उसका मर्डर हो चुका था। तो ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो रिस्टोर्ड द कन्विक्शन एंड सेंटेंस आर एक्यूज्ड इन द मर्डर ऑफ द फॉर्मर स्टेट होम मिनिस्टर हरेन पांडे इन 2003। तो 2003 का केस जो था, उस केस में 2003 में डेथ हुई थी होम मिनिस्टर की, मर्डर हुआ था, और 2020 में आके जुलाई में कोर्ट ने दोबारा से, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो रिस्टोर कर दी थी कन्विक्शन, जो हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दी थी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि अपील जो थी वो CBI द्वारा, जो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा उसको चैलेंज किया गया था, जो एक्विटल थी 12% की, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्विट कर दिया था। तो कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है बेसिकली उनको दोबारा से जो उनकी कन्विक्शन है वो रिस्टोर कर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी नाम पूछ लिया जाता है केस का, उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अदर्स वर्सेस मोहम्मद परवेज अब्दुल कयूम का ये केस है। तो लॉयर कैन नॉट रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन इफ ही इज पार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इसी केस में, CBI केस में, फर्दर कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया था कि अगर कोई लॉयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, if he is the part of the executive committee, if he is the part, a lawyer is the part of executive committee, then he cannot represent that organization in court। तो आप उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको दूसरा लॉयर हायर करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अनदर केस, क्रिस्टोफर राज वर्सेस के विजय कुमार का केस है। कोर्ट कैन नॉट रिवर्स अक्यूटल विदाउट अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू अक्यूज्ड और बाय अपॉइंटिंग एन एमिकस क्यूरी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जो हाई कोर्ट जो बेसिकली इन ए क्रिमिनल अपील कैन नॉट रिवर्स द एक्विटल विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू द अक्यूज्ड। भाई अगर ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, आप उसको रिवर्स कैसे कर सकते हो? कैन नॉट रिवर्स द एक्विटल, आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द अक्यूज्ड, विदाउट हेयरिंग दैट पर्सन, विदाउट हेयरिंग द हिज काउंसिल और अक्यूज। यू कैन नॉट रिवर्स दैट ऑर्डर। आप ऑर्डर एक्विट कर ही नहीं सकते, आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कन्विक्ट को क्विट करना है तो आप कर लो, क्योंकि वो उसके फेवर में जा रहा है। लेकिन क्विट, वंस कोर्ट ने उसको बेसिकली क्विट कर दिया, राइट, सॉरी क्विट कर दिया, आप क्विट कर रहे हो तो वो उसके फेवर में है। लेकिन नीचे वाली कोर्ट ने उसको क्विट कर दिया, अगर आप क्विट कर रहे हो तो वो उसके अगेंस्ट है, तो अपॉर्चुनिटी तो आपको देनी पड़ेगी। तो जब भी अक्यूज का जो इंटरेस्ट है वो वायलेट हो रहा है, तो उसको आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अनदर केस, Shirley Hatti versus Somnath Das, a marital discord between parents adversely affects child's personality। ये कोर्ट नॉर्मली जो है वो ओपिनियन देती रहती है कि अगर मदर और फादर में कोई डिस्कॉर्ड है, कोई प्रॉब्लम है, उनके बीच में झगड़ा है, तो जो बच्चा है उसकी अपब्रिंगिंग जो है वो उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव फैक्टर बच्चे पे पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी जो है उसकी काफ़ी इफेक्ट होती है। तो कोर्ट ने बेसिकली इस पर यही डिसाइड किया है कि द इल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्कॉर्ड बिटवीन मदर एंड फादर affect the child in her normal upbringing and is a negative factor on child's personality and upbringing, said the Supreme Court while declining to interfere with the High Court order directing to admit a child in a boarding school। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी वजह से बच्चा जो है वो उसकी अपब्रिंगिंग में, जो उसके अपब्रिंगिंग में अगर नेगेटिव फैक्टर बच्चे की पर्सनैलिटी में जा रहा है, तो वो कोर्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रही। Another case, Naval Kishore Mishra versus State of UP. Victim need not obtain leave for filing appeal against acquittal. It should be dealt as a regular appeal। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक्टिम है, डेफिनेटली अगर उसको अपील फाइल करनी है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है डिपार्टमेंट है, उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है उसको। ही कैन डायरेक्टली फाइल आ रेगुलर अपील इन ए अपीलेंट कोर्ट। तो यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई, अगर वो विक्टिम है, अगर उसको वो एग्रीव्ड है, तो उसको क्या ज़रूरत है, वो अपना वकील हायर करके वो अपील फाइल कर सकता है। तो विक्टिम नीड नॉट ऑब्टेन लीव फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट एक्विटल। लाइक इन केस अगर हमको अपील फाइल करनी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है हमें, राइट, डिप्टी कमिश्नर से। तो कमिश्नर से परमिशन लेके हम लोग DC से परमिशन लेके फिर उसके बाद अपील फाइल करते हैं। यहाँ पर विक्टिम के रिगार्डिंग कोर्ट ने कहा कि आपको जो है लीव अपील जो है, यू नीड नॉट टू ऑब्टेन एनी लीव फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर और फ्रॉम द स्टेट
क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर, तो आपको उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली अपील फाइल कर सकते हो एंड इट विल बी डीम्ड टू बी अ रेगुलर अपील। तो ये नवल किशोर मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने डिसाइड किया था। अब ये अपने आप में बड़ा नया केस है, बहुत नया केस है, क्योंकि जुवेनाइल को 307 में कन्विक्शन हुई थी जुवेनाइल को, राइट। तो दिस इज अ केस सोलेमन एसके वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नया ऑर्डर सुनाया इस केस में, लाइक जुवेनाइल को कहा कि ठीक है, क्योंकि आपने बाद में जो आपने जुवेनाइल की जो वो है आपने ली थी प्ली कि मैं जुवेनाइल लूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है इफ़ यू आर जुवेनाइल, तो अगर आपको जुवेनाइल डिक्लेयर कर ही दिया है, तो क्योंकि 307 का केस है तो उसमें कन्विक्शन हुई थी आपको ही, तो बाद में इसके किसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपको 100 जो है प्लांट ट्रीज़ जो है वो करने पड़ेंगे। You have to plant 100 trees within a year. Supreme Court, free man found to be a juvenile at the time of alleged attempt to murder. तो मर्डर के टाइम पे वो जुवेनाइल था। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जुवेनाइल की जो प्ली है वो एट एनी स्टेज आप उसको ले सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपने ट्रायल कोर्ट में नहीं ली, अपीलेंट कोर्ट में ले लो, सेकंड अपीलेंट कोर्ट में ले लो, तो हायर अथॉरिटी के सामने भी जो है वो फर्स्ट टाइम जो है जुवेनाइलिटी की जो प्ली है आप ले सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डरिंग रिलीज ऑफ कन्विक्ट हु वाज लेटर फाउंड टू बी जुवेनाइल एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ऑफ क्राइम। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड हिम टू प्लांट 100 trees within a period of 1 year. The Solomon SK was convicted under section 307 attempt to murder and sentenced to 3 years imprisonment. The conviction and the sentence was later upheld by the High Court and the special leave petition filed by him before the Apex Court, and this Apex Court ordered him to plant 100 trees within a year. काफ़ी important है। We have another case that is Peerless General Finance and Investment Company Limited versus Commission of Income Tax. Supreme Court pronouncement binding on High Court even if it can't be strictly called ratio decidendi. कोर्ट ने कहा कि देखो, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि देखो चाहे मेरा जो डिसीजन है वो उसमें रेशियो डिसेंडी फॉल उसमें करता है या नहीं करता डजेंट मैटर, लेकिन मैंने जो प्रोनाउंसमेंट कर दी हाई कोर्ट को उसको मानना ही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोनाउंसमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इवन इफ इट कांट बी स्ट्रिक्टली कॉल्ड द रेशियो डिसेंडी ऑफ द जजमेंट वुड सर्टनली बी बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारे लिए। अनदर केस नो वर्क नो पे। भाई अगर एम्प्लॉयज़ बिना परमिशन के एब्सेंट हो जाता है काम से, अगर उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो भाई आप जो है आपको पे उस दिन की नहीं दी जा सकती। तो प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे अप्लाइज व्हेन एम्प्लॉय वाज नॉट केप्ट अवे फ्रॉम वर्क बाय एनी ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नो वर्क नो पे कैन बी अप्लाइड व्हेन द एम्प्लॉय वाज नॉट केप्ट अवे फ्रॉम वर्क बाय एन ऑर्डर ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने कहा कि भाग जाए यहाँ से, मैं काम नहीं दूंगा आपको, वो अलग बात है, फिर तो आपको पे मिलेगी, जो वहाँ पर एम्प्लॉयर गलत है। लेकिन बेंच ने क्या कहा रिट्रीटेड द सेटल्ड प्रिंसिपल दैट नोबडी कुड बी डायरेक्टेड टू क्लेम वेजेस। कोई भी पर्सन वेजेस क्लेम नहीं कर सकता फॉर द पीरियड दैट ही रिमेन्ड एब्सेंट विदाउट लीव और विदाउट जस्टिफिकेशन। तो बिना जस्टिफिकेशन के, बिना लीव के अगर आप एब्सेंट रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो देन वी हैव अनदर केस पंकज प्रकाश वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो एनुअल परफॉर्मेंस जो है किसी भी एम्प्लॉय की, वो आपको अप्रेजल रिपोर्ट जो है आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी पब्लिक सर्वेंट को, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसने पूरे साल में कैसा परफॉर्म किया। यू हैव टू कम्युनिकेट द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट टू द पब्लिक सर्वेंट। तो पंकज प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में ये हेल्ड किया था। देन अनदर केस दैट इज एग्जीक्यूशन पटिशन जो है उसको अगर फाइल करना तो सर्टिफाइड कॉपी डिक्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये केस अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सर शोभा सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शशि मोहन कपूर के केस में कोर्ट ने कहा, बेंच ने डिसाइड किया कि it is not necessary to file a copy of the decree along with the execution application unless the court direct the decree holder to file a certified copy. अगर तो कोर्ट डायरेक्ट करता तो you have to give the certified copy, otherwise it is not so necessary. तो उसके अलावा भी जो है वो एग्जीक्यूशन हो सकती है। डेनिवर के केस श्री बद्रू सिंस, क्योंकि वो डेथ हो चुकी है, वर्सेस एनटीपीसी लिमिटेड। क्रॉस ऑब्जेक्शन शुड बी डिस्पोज्ड ऑन मेरिट इन स्पाइट ऑफ डिसमिसल ऑफ अपील। भाई अपील एपिलेंट ने फाइल की,
अपोजिट पार्टी ने क्रॉस ऑब्जेक्शन दे दी, अब अपील डिसमिस कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है वो तो भाई आपको डिसाइड करनी पड़ेगी मेरिट बेसिस पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है स्टूडेंट्स आपके लिए, प्लीज़ नोट करना। कोर्ट ने कहा कि एपिलेंट जो है, अगर एपिलेंट कोर्ट में कोई अपील फाइल कर रहा है, एपिलेंट उस अपील का जो जवाब है, ऑब्जेक्शन दे रहा है, अपोजिट पार्टी रिस्पॉन्डेड क्रॉस ऑब्जेक्शन दे रहा है, अपील डिसमिस हो रही है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई अगर उसने क्रॉस ऑब्जेक्शन दिए तो उसको तो आपको ऑन मेरिट बेसिस पे डिसाइड करना ही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखना। तो कोर्ट ऑब्जर्व दैट द क्रॉस हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन इट्स मेरिट बाय असाइनिंग रीजंस नॉटविथस्टैंडिंग द डिसमिसल ऑफ द अपील। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Then we have another case, that is Dr. S. Kumar versus Ramalingam. Right to use passage granted in the sale deed will not extinguish in terms of section 41 Indian Easement Act. अगर आप सेल डीड में किसी को द राइट टू यूसेज आप ग्रांट कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि जो 41 इंडियन ईजमेंट एक्ट की जो है वो ऑटोमेटिकली वो उसका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भी। उसका राइट जो है वो एज इट अवेल करता ही रहेगा, वो पर्सन अवेल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द राइट टू यूज़ पैसेज ग्रांटेड, जो आपने ग्रांट किया है सेल डीड में, विल नॉट एक्सटिंग्विश इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन ईजमेंट एक्ट। वो सेक्शन 41 इंडियन ईजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपने आप ख़त्म नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अनदर केस, दैट इज़ सोपन वर्सेस साइद नबी का केस है। सेल विद अ मेयर कंडीशन ऑफ री ट्रांसफर इज़ नॉट अ मॉर्टगेज। टीपीए के स्टूडेंट जिनको टीपीए में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये केस है, सोपन वर्सेस सईद नबी का केस है। कोर्ट ने कहा कि अगर सेल जो है और उसके बाद एक अलग से एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट रिटेटेड दैट अ सेल with a mere condition of retransfer is not a mortgage. In this case the bench जो है वो referring to provision of to section 58C of the Transfer of Property Act observed that if the sale and agreement to repurchase are embodied in separate document, ये decision important है क्योंकि यहाँ पर दो एग्रीमेंट है, एक सेल का और दूसरा बाद में जो है वो एग्रीमेंट टू रीपरचेज का। तो लॉ कहता है या भाई ये जो है बेसिकली इट इज़ नॉट अ मॉर्टगेज, क्योंकि मॉर्टगेज में एक ही एग्रीमेंट में रीपरचेज का मेंशन किया होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर दो एग्रीमेंट है, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल और सेकंड एग्रीमेंट टू रीपरचेज। इसलिए जो सेल है विद अ मेयर कंडीशन ऑफ री ट्रांसफर इज नॉट अ मॉर्टगेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस। देन वी हैव अनदर केस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मोहम्मद बदरुद्दीन का केस है। नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेटिंग द प्रपोज्ड परमिशन टू अ डिलिंक्वेंट सिविल सर्वेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्रपोज पनिशमेंट को कम्युनिकेट किया जाए डिलिक्वेंट सिविल सर्वेंट को, अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड। तो जो बेंच था वो जस्टिस नागेश्वर राव एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता के ने ये हेल्ड किया कि नॉन कम्युनिकेशन ऑफ द प्रीवियस पनिशमेंट इन द शो कॉज नोटिस विल नॉट वेटिएट द पनिशमेंट इम्पोज्ड। अगर आपने प्रीवियस पनिशमेंट को कम्युनिकेट नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ डैट जो पनिशमेंट जो उसके जो वो पूरा का ट्रायल जो है वो विशिएट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट 23 मिनट्स हो चुके हैं, हमने 23 जजमेंट कर दिया और इसके रिगार्डिंग जो कि एक लेक्चर में ये कवर नहीं हो सकता, तो सेकंड लेक्चर में अपलोड कर दूंगा जिसमें हम लोग 24 ऑनवर्ड जो है अप टू 55 जो जजमेंट हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो ये सेशन तक 23 जजमेंट हैं, इसको प्लीज़ आप नोट आउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको प्लीज़ ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो स्टूडेंट्स जो अपेयर हो रहे हैं इंटरव्यू में उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो करंट जो हमारे जजमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप प्लीज़ शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।